नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए बच्चों, आज ईथर की अगली सीरीज में हम पढ़ाने जा रहे हैं एनिसॉल। एनिसॉल क्या है? तो यह समझिए है एरोमेटिक ईथर श्रेणी का प्रथम सदस्य है। क्या लिखे? पहला पॉइंट, यह एरोमेटिक श्रेणी का प्रथम सदस्य हैं। ठीक है, यह एरोमेटिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है और इसका जो रासायनिक नाम है वो है मेथॉक्सीबेंजीन, या इसको हम मेथिल फेनिल ईथर भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है, यह रिंग है और इस रिंग से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और फिर CH3 है। यह आपका एनिसॉल है। तो अब यहाँ देखिए एनिसॉल कैसे बनाया जाता है। एनिसॉल कैसे बनाया जाता है तो इसकी जो निर्माण की विधि है, जरा आप देखिए कैसे निर्माण की विधि कैसे होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और हर बार पूछता है, तो इसको देखिए कैसे बनाया जाता है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे। क्या लेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड और मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया करवाएंगे। लेकिन ध्यान रहे विलयन जो होगा आपका एल्कोहली होना चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूँ? देखिए यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड को मेथिल आयोडाइड के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म करने पर, एल्कोहली विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। तो अब इसकी रिएक्शन विधि देख लीजिए। रिएक्शन क्या होता है आप देखिए। हमने आपको ये चीज़ बता दी, सोडियम फिनॉक्साइड को बता चुके हैं। तो सोडियम फिनॉक्साइड क्या है? ये बेंजीन रिंग है और इस पर O और Na लिखा है, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड है। इसमें हम क्या करेंगे, मेथिल आयोडाइड यानी CH3I, ये मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन ध्यान रहे इसमें C2H5OH एथिल एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल, इसको गर्म करेंगे। तो होगा क्या कि यहाँ से जो सोडियम है, ये सोडियम इस आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका सोडियम आयोडाइड। क्लियर? और साथ में क्या बचेगा, जो CH3 है यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ ये जुड़ेगा तो बनेगा क्या, ज़रा देखिए, ये चीज़ बनेगा, ये आपका एनिसॉल बन चुका है। यहाँ O है, यहाँ आपका CH3 हो गया, यही आपका एनिसॉल है। क्या ये? एनिसॉल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर ये एनिसॉल करके पूछा करता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो रासायनिक नाम है मेथिल बेंजीन है या मेथिल फेनिल ईथर। ठीक है, अब इसके कुछ रिएक्शन देखिए। जैसे हम इसका रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रीकरण, नंबर 1, इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ देखिए। रासायनिक अभिक्रियाओं में नंबर 1 पर हम करवाने जा रहे हैं। क्या? नाइट्रीकरण। नंबर 1 नाइट्रीकरण। ये तो नाइट्रीकरण में क्या होगा, एनिसॉल की अभिक्रिया हम नाइट्रिक अम्ल के साथ करेंगे। क्या करेंगे? एनिसॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करेंगे। तो एनिसॉल लिख लेते हैं। देखिए ये आपका एनिसॉल है, एनिसॉल OCH3। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ, HNO3। हो गया। लेकिन ध्यान रहे इसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति अनिवार्य है। यहाँ पर सांद्र
H2SO4 की उपस्थिति अनिवार्य है। जब ये प्रोसेस करेंगे हम तो क्या होगा, आपको हमने बताया है कि कहाँ पर जुड़ता है। अगर बेंजीन रिंग से जो डायरेक्ट परमाणु जुड़ा हुआ है, अगर उसको देखते हैं कि अगर वो ग्रुप में बाहर बाद में आता है, ठीक है, तो वहाँ पर आर्थो और पैरा पोजीशन बनता है। ये चीज़ हम बता चुके हैं। अगर आपको ना पता हो तो जाकर के वीडियो में देख लीजिएगा, कब आर्थो पर जुड़ता है, कब पैरा पर जुड़ता है, ये चीज़ हम बता दिए हैं, कब मेटा पर जुड़ता है। तो यहाँ पर जब ये क्रिया होगी तो यहाँ से आपका आर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ जाएगा। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से H और एक यहाँ से O ले लेते हैं और यहाँ से NO2, ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HO और NO2, यही तो नाइट्रो समूह यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर चूँकि ये जो ऑक्सीजन ही बाद में आता है, कार्बन पहले आता है, इसलिए यहाँ पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर पैरा पोजीशन होगी। तो यहाँ पर 2 रिंग बना दीजिए, एक ये रिंग बना दीजिए और इसको आप जैसा है वैसे लिख दीजिए OCH3। दूसरा आप एक और बना दीजिए, बनाएंगे ये यहाँ भी आपका OCH3 है। तो यहाँ आर्थो है, आर्थो मेटा पैरा बता चुके हैं। तो यहाँ पर जुड़ेगा NO2 और यहाँ पर जुड़ेगा NO2। ये 2 चीज़ आपके जुड़ चुके हैं। अभी रिएक्शन कंप्लीट देखिए, उसके बाद इसका नाम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इस रिएक्शन को कंप्लीट कैसे करेंगे। देखिए NO2, पहली बात तो यहाँ रिंग 1 है, यहाँ रिंग 2 है, तो हम यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए 2 रिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ और यहाँ तो कोई समस्या नहीं, 2 रिंग 2 OCH3 2 HCH3। अब देखिए यहाँ से NO2 एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, यानी NO2 2 है तो हमको 2 करना पड़ेगा। हम यहीं पर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो। समझाने के लिए हमने ऐसे लिख दिया है कि यहाँ 2 करना पड़ेगा। तो 2 नाइट्रो यहाँ इधर है बाएं साइड, यहाँ पर 2 नाइट्रो इधर इस साइड है, तो 2 नाइट्रो इधर भी है। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन गायब हो गए हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले हैं ना, तो 2 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 OH बचे हैं। 2 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 OH। तो यहाँ देखिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, और यहाँ से 2 OH बच गए हैं, 1 OH ये, 1 OH ये। अर्थात कितने हो गए यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 H हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 ऑक्सीजन हो गए, कितने हो गए 2। तो कुल मिलाकर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं H2O 2। देखिए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो अर्थात 2 H2O भी यहाँ पर बनेगा। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब, जब एनिसाल, ये एनिसाल है, एनिसाल की रिएक्शन जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाएंगे तो आपका ये चीज़ बनेगा। अब ये क्या है, ये तो है आपका आर्थो नाइट्रो एनिसाल, और ये क्या है, ये पैरा नाइट्रो एनिसाल है। इसका नाम है आर्थो नाइट्रो एनिसाल, और ये क्या है, पैरा नाइट्रो एनिसाल। तो ये हो गया एनिसाल और एनिसाल की नाइट्रीकरण अभिक्रिया। सेम प्रोसेस इसी प्रकार इसके रिएक्शन और करवा दीजिए, सल्फोनीकरण करवा दीजिए। तो सल्फोनीकरण में क्या करेंगे, जरा देखिए, सल्फोनीकरण तो सल्फोनीकरण में क्या करेंगे, जरा देखिए, यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की। क्या करवाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो यहाँ से देखिए, ये आपका एनिसाल हो गया, ये यहाँ पर बना दीजिए OCH3। इसकी क्रिया करवाना है सल्फ्यूरिक अम्ल से, इसकी क्रिया करवाना है सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर आपकी उपस्थिति क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड की। तो जब ये कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन होगी तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए फिर यहाँ पर वही केसेस आ गए।
यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, H2SO4 को क्या लिख सकते हैं, SO3H, SO3 और H, यानी एक OH अभी यहाँ पर बाकी है। यही पूरा लिख दिए। हम इसको नीचे ऐसे आपको समझाने के लिए लिख लेंगे, एक S है, 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, जब ये प्रोसेस हो गया तो अब यहाँ पर चूँकि ये जो O है ये कार्बन के बाद के ग्रुप का है, इसलिए यहाँ भी आर्थो और पैरा पोजीशन बनेगा, अर्थात यहाँ पर आर्थो और पैरा पोजीशन बनेगा। तो यहाँ पर OCH3, यहाँ पर डालिए SO3H, और दूसरी चीज़ यहीं पर एक और बेंजीन रिंग बनाइए। बस आपका कंप्लीट लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आपका SO3H। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ SO3H 2 बार गया ना, तो हमको यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, चाहे यहाँ कर दे चाहे यहाँ कर दे, हम यहीं किए दे रहे हैं। तो 2 सल्फ ये SO3 2H तो निकल गए, अब यहाँ 2H बचे हैं, 2H तो भी बचे हैं ना यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 2 रिंग है तो 2 हाइड्रोजन करना पड़े, 2 यहाँ गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर इधर 2 रिंग हैं 1 2, तो यहाँ 2 का हमने गुणा कर दिया। यहाँ 2 SO3H, इधर 2 हैं, इधर 1 ही था, हमने 2 कर दिया। अब देखिए 2 जगह से हाइड्रोजन निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 OH यहाँ, अर्थात यहाँ भी आपके पास क्या बचेगा, 2H2O बाहर निकल आएगा। और ये आपका रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुका। तो ये रहा आज आपका। अब इनका नाम क्या है, नाम क्या है भाई बताइए, आर्थो एनिसॉल सल्फोनिक अम्ल। ये क्या है, ये वाला आर्थो एनिसॉल सल्फोनिक अम्ल, एनिसॉल सल्फोनिक अम्ल। और इसका क्या है, पैरा एनिसॉल सल्फोनिक अम्ल। तो ये रहा आज आपका एनिसॉल और एनिसॉल की 2 रिएक्शन, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। जहाँ वीडियो समझ में ना आए उसको रोक करके देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कक्षा 12 वालों के चैप्टर ख़त्म करने में लगे हैं, जो बोर्ड हो गए हैं उसके बाद भी बना रहे हैं, जो 11 से 12 में आएंगे उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।